नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको हर पल हैरान कर देगी। ये कोई आम मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसा केस है जहां इकलौता गवाह अपनी आंखों से कुछ भी देख नहीं सकता। जी हाँ, एक अंधा आदमी जो कातिल को पहचान नहीं सकता, लेकिन उसने कुछ ऐसा सुना है जो इस केस को सुलझाने की सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सकता है। पर क्या सिर्फ सुनी हुई एक आवाज किसी हत्यारे को पकड़ने के लिए काफी है, या फिर यह गवाह भी उस खूनी खेल का अगला मोहरा बनने वाला है? शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसका नाम ब्लू मून अपार्टमेंट था। यह इमारत काफी पुरानी थी और इसमें ज्यादातर अकेले रहने वाले लोग ही बसते थे। इसी इमारत की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा फ्लैट था जिसमें समीर मेहरा नाम का एक व्यक्ति अकेला रहता था। समीर एक आम इंसान नहीं था, वह जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसकी बाकी इंद्रियां इतनी तेज थीं कि वह अपने आसपास की दुनिया को बिना देखे ही महसूस कर सकता था। उसे लोगों की महक याद रहती थी, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, उनके चलने के अंदाज तक से वह उन्हें पहचान सकता था। लेकिन क्या यह सब किसी कातिल को पकड़ने के लिए काफी होगा? उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। समीर अपने कमरे में बैठा रेडियो सुन रहा था जब अचानक उसे अपने फ्लैट के बगल वाले कमरे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर आवाज और तेज हो गई। उसने ध्यान दिया तो समझ आया कि कोई महिला जोर जोर से किसी से रहम की भीख मांग रही थी। लेकिन अगले ही पल एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। क्या वहां सच में कोई मर्डर हो चुका था? समीर को महसूस हुआ कि कुछ अजीब हुआ है। वह उठकर दरवाजे तक गया, लेकिन तभी उसके कानों में धीमी सी आवाज पड़ी, किसी के जूतों की आहट। कोई धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल रहा था। समीर के कान चौकन्ने हो गए। वह इस आवाज को पहचान सकता था। यह चाल किसी भारी शरीर वाले आदमी की थी जिसके जूते गीले थे। शायद वह बारिश में भीग कर आया था। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसके होश उड़ा दिए। उस आदमी ने जाते जाते धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, यह भी अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। यह बात किसके लिए कही गई थी? समीर के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। वह अपने कमरे में पीछे हट गया और सोचा कि तुरंत पुलिस को फोन करे। लेकिन तभी उसके फ्लैट की घंटी बजी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इस वक्त कौन हो सकता था? वह धीरे से दरवाजे के पास गया और बिना खोले पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ एक लंबी खामोशी थी। उसने अपना कान दरवाजे से लगाया और उसे लगा कि कोई बाहर खड़ा है। उसकी सांसों की आवाज हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। फिर कुछ सेकंड बाद वह आहट दूर चली गई। लेकिन क्या वह वाकई चला गया था? समीर को समझ नहीं आया कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह पुलिस को फोन करने ही वाला था कि तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर सरकाया गया। समीर ने उसे छूकर महसूस किया और धीरे धीरे झुककर उठाया। उसने अपनी उंगलियों से उस कागज को टटोला और अनुमान लगाया कि यह कोई छोटी चिट्ठी थी। उसने उसे धीरे से सूंघा तो हल्की सी किसी महंगे परफ्यूम की खुशबू आई। उसने चिट्ठी को खोला और उसके उंगलियों के नीचे उभरे हुए ब्रेल अक्षरों से पढ़ा, अगर तुमने कुछ देखा नहीं है तो मुंह भी बंद रखना, वरना अगले नंबर पर तुम होगे। लेकिन यह धमकी देने वाला जानता था कि समीर अंधा है, तो फिर यह नोट क्यों? समीर को अब पक्का यकीन हो चुका था कि उसके पड़ोस में कुछ बहुत भयानक हुआ है। अगले ही दिन अखबारों में खबर आई कि ब्लू मून अपार्टमेंट में एक लड़की का मर्डर हो गया। पुलिस ने बताया कि यह एक रहस्यमयी मामला है, क्योंकि लड़की के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं मिले थे। समीर को झटका लगा। वह जानता था कि उसने पिछली रात जो कुछ सुना था वह सिर्फ एक भ्रम नहीं था। लेकिन वह पुलिस के पास जाए या नहीं? अगर उसने पुलिस को बता दिया तो क्या वह कातिल के लिए अगला शिकार बन जाएगा? वह कंफ्यूज था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह यह राज अपने तक नहीं रख सकता। उसने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला, उसे फिर से वही भारी कदमों की आहट सुनाई दी। कोई उसे देख रहा था, उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। लेकिन कौन? जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर रवि शुक्ला से मिला तो उसने उन्हें सारी बात बताई। इंस्पेक्टर ने पहले उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब समीर ने उस आदमी की आवाज और उसकी खासियतें बताईं तो इंस्पेक्टर का ध्यान इस केस पर गया। तो तुम कह रहे हो कि तुमने उसे जाते हुए सुना था? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, उसकी चाल भारी थी, जूते गीले थे और उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था।
जैसे वह जानता हो कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। इंस्पेक्टर सोच में पड़ गया। क्या तुम उसके बारे में और कुछ बता सकते हो? समीर ने सिर झुकाया, फिर कहा, हाँ। जब उसने दरवाजे के नीचे चिट्ठी सरकाई तो उसमें से किसी महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मैं ये खुशबू पहले भी महसूस कर चुका हूं। ये मेरे अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ अमीर लोगों के पास होती है। इंस्पेक्टर अब इस केस को गंभीरता से लेने लगा। अगर तुम्हारी बात सही है तो कातिल तुम्हारे अपार्टमेंट का ही कोई रहने वाला हो सकता है। लेकिन कौन? जांच शुरू हुई। पुलिस ने फ्लैट के सभी अमीर लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था जो शक के दायरे में आए। तभी समीर को एक और अहम बात याद आई। उस रात जब कातिल जा रहा था, उसके जूतों से टपकते पानी की आवाज आई थी। इसका मतलब यह था कि वह किसी ऐसी जगह से आया था जहां पानी भरा हुआ था। लेकिन वह जगह कौन सी थी? इंस्पेक्टर रवि ने इस जानकारी को ध्यान से सुना और फिर तुरंत उस इलाके के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही पुलिस ने कैमरों की फुटेज देखी, उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने केस को एक नया मोड़ दे दिया। रात के समय ब्लू मून अपार्टमेंट के पास एक गाड़ी रुकी थी और उसमें से एक आदमी निकला था। उसकी चाल भारी थी, वह लंबा था और उसके हाथ में कुछ था, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क था। अब सवाल था, क्या समीर की गवाही पुलिस को इस कातिल तक पहुंचा पाएगी? क्या समीर अब भी सुरक्षित था या कातिल को पता चल गया था कि वह पुलिस के साथ मिल चुका है? और सबसे अहम सवाल, कातिल कौन था? समीर को यकीन था कि उसने जो सुना था वह केस के लिए सबसे अहम सुराग था, लेकिन क्या वह पुलिस को सही दिशा में ले जा सकेगा? इंस्पेक्टर रवि शुक्ला ने सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखा और पाया कि जिस व्यक्ति ने अपार्टमेंट के पास अपनी कार रोकी थी, वह सीधे अंदर गया और 15 मिनट बाद बाहर निकला। लेकिन बारिश में भीगने के बावजूद वह अजीब तरह से शांत लग रहा था, जैसे उसे किसी चीज की चिंता ही न हो। समीर ने बताया कि उसके जूतों से टपकने वाले पानी की आवाज कुछ भारी थी। इसका मतलब था कि जूते चमड़े के हो सकते थे या फिर किसी महंगे ब्रांड के। इंस्पेक्टर ने उस फुटेज को झूम किया, लेकिन मास्क की वजह से चेहरा नहीं दिख रहा था। सवाल था कि आखिर वह आदमी कौन था। इंस्पेक्टर रवि ने अपार्टमेंट के सभी लोगों से पूछताछ करने का फैसला किया। पूछताछ के दौरान समीर भी मौजूद था, क्योंकि वह आवाजें पहचान सकता था। पहला संदिग्ध था विक्रम सिंह, जो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और अपार्टमेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता था। वह अमीर था, घमंडी था और लड़कियों के पीछे भागने के लिए बदनाम था। जब उसे पूछा गया कि वह रात को कहां था, तो उसने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में था। लेकिन जब उसकी आवाज सुनी गई तो समीर ने तुरंत अपना सिर उठाया। यह वही आवाज नहीं थी जिसे उसने सुना था। दूसरा संदिग्ध आदित्य शर्मा था, जो एक वकील था और हमेशा शांत स्वभाव का दिखता था। समीर ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन वह भी कातिल की आवाज से मेल नहीं खाती थी। अब तक किसी पर भी शक नहीं गया था। लेकिन फिर तीसरा आदमी आया, अमरीश गुप्ता, एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जो अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर रहता था। वह बूढ़ा था, लेकिन उसकी आवाज में एक खुरदरापन था और जब उसने बोलना शुरू किया तो समीर ने हल्की सी झिझक महसूस की। समीर ने पुलिस से कहा कि यह वही आदमी हो सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह यकीन नहीं था। इंस्पेक्टर रवि ने अमरीश से पूछा कि वह रात को कहां था। उसने जवाब दिया कि वह पूरे समय अपने घर में था और उसे इस मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि उसकी कार कहां थी, तो उसने कहा कि उसकी कार 3 दिन पहले खराब हो गई थी और वह घर से बाहर नहीं निकला था। लेकिन यहीं पर उसने एक गलती कर दी। समीर को याद था कि उस रात जो आदमी जा रहा था, उसके जूतों से पानी टपक रहा था और यह कोई आम आवाज नहीं थी। चमड़े के जूतों की आवाज थी और जब अमरीश पुलिस स्टेशन में आया था तो उसने चमड़े के ही महंगे जूते पहने हुए थे। इंस्पेक्टर रवि को यह संयोग कुछ अजीब लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि अमरीश की कार की जांच की जाए। जब कार की डिग्गी खोली गई तो वहां से एक खून से सना रेनकोट मिला। अब यह साफ हो गया था कि अमरीश कुछ छुपा रहा था, लेकिन क्या वह असली कातिल था या किसी और को बचा रहा था? इंस्पेक्टर रवि ने समीर को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह उस आदमी की आवाज को फिर से सुन सकता है अगर उसे दोबारा सुना जाए। समीर ने हामी भरी। पुलिस ने अमरीश से वही शब्द बुलवाए जो समीर ने उस रात सुने थे। यह भी अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। जैसे ही अमरीश ने यह कहा, समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। यही वह आवाज थी, समीर ने कहा। मैं 100% यकीन से कह सकता हूं कि यह वही आदमी था जिसने उस रात ये शब्द कहे थे।
अब अमरीश घबराने लगा। उसने अपना माथा पोंछा और कहा कि पुलिस उसे बेवजह फंसा रही है। लेकिन जब इंस्पेक्टर रवि ने उस पर दबाव डाला तो उसकी आंखों में डर दिखने लगा। लेकिन सवाल यह था कि अगर अमरीश ही कातिल था तो उसने लड़की को क्यों मारा, और अगर वह निर्दोष था तो फिर वह सबूत क्यों छुपा रहा था। इसी बीच पुलिस ने एक और खोज की। लड़की जिसका मर्डर हुआ था उसका नाम अनामिका वर्मा था। वह एक निजी कंपनी में काम करती थी और हाल ही में अपार्टमेंट में रहने आई थी। जांच करने पर पता चला कि वह किसी से मिलने यहां आई थी और यह मुलाकात किसी साधारण इंसान से नहीं थी। पुलिस ने जब अनामिका के फोन रिकॉर्ड खंगाले तो उन्हें उसमें अमरीश गुप्ता का नंबर मिला। अब यह केस और उलझ गया था। इंस्पेक्टर रवि ने अमरीश से पूछा, तुम्हारा नंबर इस लड़की के फोन में क्या कर रहा है? अमरीश अब पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं उसे जानता था लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। फिर सच क्या है? रवि ने जोर से पूछा। अमरीश की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, अनामिका मेरे पास एक सच लेकर आई थी, एक ऐसा सच जो अगर बाहर आ जाता तो किसी की जिंदगी तबाह हो सकती थी। किसका सच? समीर ने धीरे से पूछा। अमरीश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर धीरे से बोला, विक्रम सिंह का। अब पुलिस के होश उड़ चुके थे। विक्रम सिंह, वही बिजनेसमैन का बेटा जिस पर सबसे पहले शक गया था, लेकिन जिसे समीर ने क्लीन चिट दी थी। लेकिन फिर अमरीश उसका नाम क्यों ले रहा था? अमरीश ने गहरी सांस ली और कहा, अनामिका के पास विक्रम के खिलाफ सबूत थे। वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह मीडिया में उसका बड़ा स्कैंडल लीक कर देगी। विक्रम बहुत पावरफुल है। वह पुलिस को खरीद सकता है, जजों को खरीद सकता है, लेकिन अनामिका को चुप नहीं करा सका। इसलिए उसने उसे मारने की योजना बनाई। लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो वह मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। इंस्पेक्टर रवि और समीर अब इस केस की असली गहराई को समझ रहे थे। तो क्या विक्रम ने खुद अनामिका का मर्डर किया? समीर ने पूछा। अमरीश ने सिर हिलाया। नहीं, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं सबूत मिटा दूं। जब मैं वहां पहुंचा तब तक अनामिका मर चुकी थी। मैंने खून से सना रेनकोट और बाकी सबूत हटाए ताकि कोई विक्रम तक न पहुंचे। लेकिन अब मैं जानता हूं कि मुझे सच बताना ही होगा। अब सब साफ हो चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या पुलिस विक्रम सिंह को पकड़ पाएगी या फिर उसका पैसा और पावर उसे बचा लेंगे? क्या समीर, जो इस पूरी जांच का सबसे अहम हिस्सा था, अब खुद खतरे में था? क्या विक्रम को पता चल चुका था कि समीर ही वह गवाह है जिसने उसकी पहचान के करीब पहुंचने में मदद की? और अगर विक्रम अभी भी आजाद था तो क्या वह समीर को भी खत्म करने की कोशिश करेगा? इंस्पेक्टर रवि के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। अब तक की जांच में यह साफ हो चुका था कि अनामिका का मर्डर एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसमें विक्रम सिंह का नाम सामने आ रहा था। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या सिर्फ अमरीश की गवाही कातिल को पकड़ने के लिए काफी थी? विक्रम सिंह कोई आम इंसान नहीं था। उसके पिता का शहर में बड़ा रसूख था और पुलिस तक पर उनका प्रभाव था। अगर पुलिस ने बिना ठोस सबूत के उस पर हाथ डाला तो हो सकता था कि पूरा केस ही पलट जाता। रवि जानता था कि उसे बहुत चालाकी से कदम उठाने होंगे। समीर अब तक चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह खेल सिर्फ विक्रम और अनामिका तक सीमित नहीं था। इसमें कुछ और भी था जो अभी सामने नहीं आया था। लेकिन इससे पहले कि रवि कोई कदम उठाता, उसके फोन की घंटी बजी। फोन थाने से था। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, आपको तुरंत थाने आना होगा, हमें एक नई लाश मिली है। रवि का दिल धड़क उठा। उसने पूछा, कौन है? जवाब सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अमरीश गुप्ता। समीर के कानों में जैसे ही यह शब्द पड़े उसे लगा कि उसकी सांसें रुक गई हैं। अमरीश गुप्ता, जो अभी कुछ मिनट पहले यहां पुलिस के सामने बैठा था, अब मारा जा चुका था। यह कैसे संभव था? इंस्पेक्टर रवि बिना देर किए थाने की तरफ दौड़ा। समीर भी उसके साथ गया। रास्ते में रवि के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या अमरीश को मारकर विक्रम ने अपने खिलाफ उठने वाली आखिरी आवाज को भी दबा दिया था? लेकिन अगर ऐसा था तो पुलिस कस्टडी में रहते हुए उसकी हत्या कैसे हो सकती थी? क्या पुलिस के अंदर ही कोई ऐसा था जो विक्रम के लिए काम कर रहा था? थाने पहुंचते ही रवि को अमरीश का शव उसी लॉकअप में पड़ा मिला जहां उसे रखा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मौत जहर से हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसे किसी ने खाना नहीं दिया था।
फिर उसके शरीर में जहर आया कैसे? तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, आपको इसे देखना चाहिए। रवि और समीर कंट्रोल रूम में पहुंचे और स्क्रीन पर नजरें टिक गईं। फुटेज में दिख रहा था कि रात के करीब 3 बजे लॉकअप की लाइट्स अचानक कुछ सेकंड के लिए बंद हुईं और जब दोबारा जलीं तो अमरीश जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। यह साफ था कि किसी ने बेहद सफाई से उसे मार डाला था। लेकिन यहां कोई गुस्सा कैसे? समीर अब तक कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसने गौर किया कि जब लाइट्स बंद हुईं तो फुटेज में कुछ अजीब था। उसने धीरे से कहा, यह आवाज, यह हवा में एक हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कोई बहुत ही हल्के कदमों से चल रहा हो। रवि ने समीर की बात पर गौर किया। उसने फुटेज को ध्यान से सुना। सच में जब लाइट बंद हुई तो कैमरे में एक बहुत धीमी सी आवाज कैद हुई थी। यह किसी के भारी जूतों की नहीं थी, बल्कि किसी के रबर के सोल वाले जूतों की थी जो बिना आवाज के चलते हैं। रवि का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। यह कोई आम हिटमैन नहीं था, बल्कि कोई ऐसा था जो हर चीज प्लान करके कर रहा था। वह जानता था कि लॉकअप में सीसीटीवी हैं, इसलिए उसने ऐसे जूते पहने जो आवाज नहीं करते। लेकिन सवाल यह था कि पुलिस स्टेशन में कोई बाहरी आदमी इतनी आसानी से घुसा कैसे? या फिर यह किसी अंदर के आदमी का ही काम था? अब रवि के पास 2 ही रास्ते थे। या तो वह विक्रम पर सीधा हाथ डालता और बिना सबूत के केस कोर्ट में फेल हो जाता, या फिर वह विक्रम को बेनकाब करने के लिए एक नई चाल चलता। उसने दूसरा रास्ता चुना। रवि ने विक्रम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अनामिका की हत्या की फाइल को अधूरी जांच दिखाकर बंद कर दिया। यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था और इसलिए मामला बंद कर दिया गया। लेकिन हकीकत यह थी कि रवि ने विक्रम को सिर्फ एक झूठे भरोसे में रखा था ताकि वह अपनी अगली गलती करे। कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगा। विक्रम को लगने लगा कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है और उसने अपने पुराने रंग में लौटना शुरू कर दिया। समीर को भी यह महसूस हो रहा था कि जल्द ही विक्रम कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। फिर एक रात समीर अपने घर में बैठा था जब उसे अचानक एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। वही महंगा परफ्यूम जिसकी गंध उसने उस दिन दरवाजे के नीचे सरकाए गए नोट पर महसूस की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि उसके फ्लैट के अंदर कोई घुस आया है। उसने अपनी सांसें रोकीं और कान लगाए। हल्की सी आहट आई। कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। समीर ने अपनी छड़ी टटोली और दीवार से टिक गया। तभी उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट पड़ी। अब बहुत हो गया, तुम्हें हमेशा के लिए चुप करना पड़ेगा। समीर को अब यकीन हो गया कि यह विक्रम का ही आदमी था। लेकिन क्या समीर खुद को बचा पाएगा? क्या विक्रम अब समीर को मारने की कोशिश कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंस्पेक्टर रवि समय पर पहुंचकर विक्रम के इस खेल का पर्दाफाश कर पाएगा? समीर का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कनें भी उस घुसपैठिए को सुनाई दे रही हों। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन समीर को किसी रोशनी की जरूरत नहीं थी। वह अपनी बाकी इंद्रियों के जरिए अपने चारों तरफ के माहौल को भांप सकता था। उसकी उंगलियां छड़ी को कसकर पकड़े हुए थीं और वह अपनी सांसें रोककर हर छोटी से छोटी आहट पर ध्यान दे रहा था। फिर अचानक एक नर्म लेकिन ठोस कदमों की आहट उसके ठीक सामने से आई। वह समझ गया कि हमलावर बस कुछ ही इंच की दूरी पर था। फिर एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने जेब से कुछ निकाला हो, शायद एक चाकू या फिर कोई और घातक हथियार। समीर को अब तय करना था कि वह खड़ा खड़ा अपने मौत का इंतजार करेगा या अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर खुद को बचाने की कोशिश करेगा। उसने झटके से अपनी छड़ी हवा में घुमाई और पूरी ताकत से उस दिशा में मारी जहां से आवाज आ रही थी। छड़ी किसी ठोस चीज से टकराई और एक हल्की चीख कमरे में गूंज उठी। हमलावर कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन तभी समीर को लगा कि उसके गले के पास ठंडी धातु छू रही थी। बहुत हो गया समीर, धीमी लेकिन ठंडी आवाज आई। अब तुझे हमेशा के लिए चुप रहना होगा। समीर ने महसूस किया कि हमलावर ने चाकू को और ज्यादा करीब कर दिया था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी सांस तेज तेज लेना शुरू कर दिया, जैसे उसे अचानक अस्थमा का अटैक आ गया हो। उसका शरीर कांपने लगा और उसने अपनी आवाज में घबराहट भरते हुए कहा, प्लीज, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे मत मारो। हमलावर कुछ सेकंड के लिए रुका। शायद वह समीर की इस हालत को परखने की कोशिश कर रहा था, और यही मौका था जिसका समीर इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने महसूस किया कि हमलावर थोड़ी देर के लिए धीमा पड़ा,
उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पेट में घूंसा मारा और एक झटके में पीछे हट गया। हमलावर लड़खड़ा गया और समीर ने बिना वक्त गंवाए अपने कमरे की खिड़की की तरफ दौड़ लगाई। उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि वह कितना सही दिशा में जा रहा है, लेकिन उसे अंदाजा था कि अगर वह किसी तरह बालकनी तक पहुंच जाए तो वह नीचे चिल्लाकर किसी को बुला सकता है। लेकिन तभी उसकी टांगें किसी चीज से टकराईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। पीछे से भारी कदमों की आहट तेज हो रही थी। हमलावर अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। समीर ने अपने चारों ओर महसूस किया और उसकी उंगलियां एक कांच की बोतल से टकराईं। उसने झटके से बोतल उठाई और पूरी ताकत से उसे फर्श पर दे मारा। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। अगर तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो मैं सीधे इन टुकड़ों पर गिर जाऊंगा, समीर ने गहरी आवाज में कहा। फिर चाहे मैं जिंदा बचूं या नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मेरे खून के निशान जरूर लगेंगे और पुलिस को पता चल जाएगा कि मैं किससे लड़ रहा था। हमलावर ठिठक गया। यह दांव उसके लिए नया था, लेकिन तभी बाहर किसी के दौड़ने की आवाज आई। समीर! यह इंस्पेक्टर रवि की आवाज थी। हमलावर समझ चुका था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। आज तो बच गया, वह बड़बड़ाया और फिर अचानक पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा। समीर ने उसकी तेज दौड़ की आवाज सुनी और फिर दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा फिर से खुला और इंस्पेक्टर रवि ने कमरे में प्रवेश किया। समीर, तुम ठीक हो? समीर ने गहरी सांस ली। वह यहां था, मुझे मारने आया था, लेकिन मैं उसकी आवाज पहचान चुका हूं। रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तो बताओ, कौन था वो? समीर ने अपना सिर उठाया और धीरे से बोला, विक्रम सिंह। रवि ने एक गहरी सांस ली। अब यह साफ हो चुका था। विक्रम सिंह ने अनामिका का मर्डर किया था, अमरीश को मरवाया था और अब समीर को भी खत्म करना चाहता था, क्योंकि वही अकेला गवाह था जो बिना देखे भी सच को महसूस कर सकता था। लेकिन क्या अब पुलिस उसे पकड़ सकेगी, या फिर विक्रम अपनी ताकत और रसूख के दम पर कानून को फिर से धता बताकर बच निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समीर अब भी सुरक्षित था, या विक्रम ने अपने अगले वार की पहले से तैयारी कर ली थी? रवि ने समीर को सहारा देकर उठाया और कुर्सी पर बिठाया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। इंस्पेक्टर ने चारों तरफ नजर घुमाई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और जमीन पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। तुम्हें यकीन है कि वह विक्रम था? रवि ने धीरे से पूछा। समीर ने सिर हिलाया। उसकी आवाज, उसकी चाल और सबसे बड़ी बात, वही महंगा परफ्यूम जिसकी गंध मैंने पहले भी महसूस की थी। यह वही आदमी था। रवि ने तुरंत अपनी टीम को विक्रम के घर भेजने का आदेश दिया, लेकिन जैसा कि वह सोच रहा था, वहां कोई नहीं मिला। विक्रम भाग चुका था। अब सवाल यह था कि वह कहां गया था। समीर अब तक चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। रवि, क्या विक्रम का कोई फार्म हाउस या कोई ऐसी जगह है जहां वह छुप सकता हो? रवि ने सोचा। फिर उसका ध्यान आया। हाँ, शहर से कुछ दूर एक पुराना गेस्ट हाउस है जो उसके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। वहां कोई जाता नहीं, लेकिन अगर वह भागा होगा तो वहीं छुपने गया होगा। समीर ने गहरी सांस ली। हमें उसे वहां पकड़ना होगा, वरना वह फिर बच निकलेगा। रवि जानता था कि यह आखिरी मौका था। अगर इस बार विक्रम बच गया तो शायद उसे फिर कभी पकड़ पाना संभव नहीं होगा। कुछ ही घंटों में पुलिस की गाड़ियां शहर के बाहरी इलाके में स्थित उस गेस्ट हाउस के बाहर पहुंच चुकी थीं। पूरी इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे वहां सालों से कोई ना आया हो। लेकिन रवि को यकीन था कि विक्रम अंदर ही था। पुलिस ने चारों ओर से इमारत को घेर लिया। रवि ने इशारा किया और 2 पुलिसकर्मियों ने धीरे से मुख्य दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, जो साफ इशारा कर रहा था कि अंदर कोई ना कोई जरूर मौजूद था। रवि और उसकी टीम धीरे धीरे अंदर बढ़े। समीर को बाहर ही रखा गया था, लेकिन उसने कान लगाए रखे थे। उसकी इंद्रियां हर छोटी से छोटी आवाज को महसूस कर रही थीं। भीतर अंधेरा था, फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें कुछ ताजा पैरों के निशान दिख रहे थे। रवि ने अपनी बंदूक संभाली और इशारे से पुलिसकर्मियों को 2 अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए कहा। तभी एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। रवि के कान खड़े हो गए। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आई थी। एक दरवाजा आधा खुला था। रवि ने धीरे से बंदूक उठाई और दरवाजे को धक्का दिया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन फिर अचानक एक गोली चली और दीवार के करीब लगी। रवि ने तुरंत नीचे झुककर कवर लिया। अब यह साफ हो चुका था कि विक्रम वहीं था
और उसने हार मानने से पहले लड़ने का फैसला किया था। विक्रम, पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है, बचने का कोई रास्ता नहीं है, रवि ने जोर से कहा। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर विक्रम की आवाज आई, तुम लोग मुझे पकड़ नहीं सकते, मेरे पास पैसा है, पावर है, और अगर मैं गिरा तो कई लोगों को अपने साथ लेकर गिरूंगा। रवि ने उसकी आवाज की दिशा का अंदाजा लगाया और इशारा किया। 2 पुलिसकर्मी पीछे से दरवाजे की ओर बढ़े। पावर? पावर तुझे इस बार नहीं बचाएगी विक्रम, तेरा खेल खत्म हो चुका है, रवि ने कहा। विक्रम अब भी बंदूक ताने खड़ा था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसे एहसास हो चुका था कि वह फंस चुका है। फिर अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई और विक्रम ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, एक पुलिसकर्मी ने छलांग लगाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। विक्रम की बंदूक दूर जा गिरी और अगले ही पल रवि ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। खेल खत्म विक्रम, रवि ने ठंडी आवाज में कहा। विक्रम ने गुस्से से चीखने की कोशिश की, लेकिन अब कोई उसे बचाने नहीं आया। कुछ ही घंटों में पुलिस विक्रम को थाने ले आई। जब समीर को यह बताया गया तो उसने एक हल्की मुस्कान दी। आखिरकार न्याय मिला, उसने धीरे से कहा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर विक्रम ही कातिल था तो क्या उसने अपने दम पर सब कुछ किया था, या फिर इसके पीछे कोई और भी था? क्या विक्रम ने सच में अकेले अनामिका का मर्डर किया था, या इस खेल की डोर कहीं और से खींची जा रही थी? और सबसे अहम सवाल, अगर विक्रम गिर चुका था तो क्या अब समीर पूरी तरह सुरक्षित था? रवि ने विक्रम को थाने के लॉकअप में डलवाया, लेकिन उसके दिमाग में अब भी कई सवाल घूम रहे थे। केस जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। समीर ने विक्रम को पहचान लिया, अमरीश की गवाही ने भी इस पर मुहर लगा दी थी और सबूतों ने साफ कर दिया था कि विक्रम ही कातिल था। लेकिन फिर भी रवि को कुछ सही नहीं लग रहा था। विक्रम जेल में बैठा मुस्कुरा रहा था। सर, विक्रम बहुत शांत लग रहा है, एक सिपाही ने रवि से कहा। यही तो सोचने वाली बात है, रवि ने धीरे से कहा। एक आदमी जिसे पूरी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा, वह मुस्कुरा क्यों रहा है? रवि ने लॉकअप की ओर देखा। विक्रम वहां बैठा था, आराम से, जैसे उसे कोई चिंता ना हो। रवि उसके पास गया। क्या हुआ विक्रम, तुम खुश क्यों लग रहे हो? हार मान ली? विक्रम ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। हार? वह हंसा। तुम्हें लगता है कि यह खेल यहां खत्म हो चुका है? रवि ने भौहें टेढ़ी की। मतलब? विक्रम झुका और धीरे से फुसफुसाया। क्या तुमने सोचा कि सिर्फ मैं ही इस खेल में था? क्या तुम्हें लगा कि अनामिका के मर्डर के पीछे सिर्फ मैं था? रवि का दिमाग एक झटके में तेजी से घूमने लगा। क्या कहना चाहते हो? विक्रम फिर मुस्कुराया। मैं सिर्फ मोहरा था, असली खिलाड़ी अभी भी आजाद घूम रहा है। रवि की सांसें थम गईं। कौन? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराया और धीरे से कहा, तुम्हारे बहुत करीब हैं। रवि ठिठक गया। अगर विक्रम सच कह रहा था तो इसका मतलब था कि असली मास्टरमाइंड अब भी आजाद था। लेकिन कौन हो सकता था जो इस खेल को विक्रम से भी ऊपर से चला रहा था? रवि को अब समझ आ गया था कि यह केस खत्म नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक और परत थी जिसके नीचे एक और बड़ा राज दफन था। अब सवाल था, क्या रवि इस असली कातिल तक पहुंच पाएगा, या फिर यह खेल अब एक और खतरनाक मोड़ लेने वाला था? रवि की आंखें संकरी हो गईं। विक्रम अब भी उसी ठंडी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था, जैसे उसने कोई ऐसा राज खोल दिया हो जिसे जानकर सब कुछ बदल सकता था। अगर विक्रम सिर्फ एक मोहरा था तो फिर असली खिलाड़ी कौन था? क्या यह किसी और बड़े शख्स की साजिश थी, या फिर यह सिर्फ विक्रम का मनोवैज्ञानिक खेल था? रवि ने गहरी सांस ली। तुम मुझसे खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो विक्रम। विक्रम अब धीरे धीरे हंसने लगा। खेल तो तुम खेल रहे हो इंस्पेक्टर, मैं तो सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और अब जब मेरी बारी खत्म हो गई है तो अब असली बाजी किसी और की है। रवि को महसूस हो रहा था कि विक्रम कुछ जानता है, कोई ऐसा नाम जो वह छुपा रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस जाल में फंसूंगा तो तुम गलत हो, रवि ने कहा। विक्रम मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन जब अगली लाश गिरेगी तब मुझे याद कर लेना। रवि के अंदर एक ठंडा डर दौड़ गया। अगली लाश? क्या विक्रम बस डराने की कोशिश कर रहा था, या फिर कोई और हत्या होने वाली थी? रवि तेजी से बाहर निकला और अपने ऑफिस में पहुंचते ही केस फाइल्स दोबारा खोल दी। अब तक की जांच में जितने भी नाम सामने आए थे, रवि ने उन सभी को गौर से देखा। विक्रम, जिसने अनामिका को मारने की कोशिश की, लेकिन क्या वह अकेला था? अमरीश, जो सबूत मिटाने में शामिल था,
लेकिन उसे मार दिया गया। समीर और ना अंधा गवाह, लेकिन उसकी जान के पीछे भी कोई पड़ा था। अनामिका, जिसने ब्लैकमेल किया, लेकिन क्या वह किसी और के भी निशाने पर थी? रवि अब हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। सर, हमें समीर का फोन मिला है। रवि का दिल धड़क उठा। क्या हुआ उसे? वो गायब है। रवि की सांसें तेज हो गईं। समीर गायब? लेकिन कैसे? वह अभी कुछ घंटों पहले तक पुलिस की सुरक्षा में था, फिर अचानक वह कहां जा सकता था? क्या यह वही अगला कदम था जिसकी विक्रम ने भविष्यवाणी की थी, या फिर यह किसी और बड़े रहस्य की शुरुआत थी? रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। समीर गायब हो चुका था और यह कोई साधारण लापता होने का मामला नहीं था। विक्रम की बात याद आते ही रवि के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या समीर मारा जा चुका था? रवि तुरंत अपनी टीम के साथ समीर के अपार्टमेंट पहुंचा। दरवाजा अंदर से खुला हुआ था, लेकिन अंदर घुसते ही जो मंजर दिखा उसने सभी को चौंका दिया। कमरा अस्त व्यस्त था। फर्श पर टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती धक्का मुक्की की हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मेज पर एक कागज रखा था और उसके ऊपर समीर की छड़ी रखी हुई थी। रवि ने धीरे से कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारा गवाह अब तुम्हारे पास नहीं है। रवि की उंगलियां कड़क हो गईं। यह खुली चुनौती थी। समीर, जो इस केस का इकलौता अहम गवाह था, उसे कोई उठाकर ले गया था। लेकिन कौन? सर, खिड़की खुली हुई थी। लगता है कि समीर को जबरदस्ती यहां से ले जाया गया है, एक सिपाही ने कहा। रवि ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर सड़क तक गीली मिट्टी थी, लेकिन एक तरफ कुछ अजीब निशान दिख रहे थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। यह कोई जल्दबाजी में किया गया काम नहीं था, रवि ने धीरे से कहा। इसका प्लान पहले से बनाया गया था। अब सवाल यह था कि समीर को ले जाने का मकसद क्या था? क्या उसे मार दिया जाएगा, या फिर वह अभी भी जिंदा था और किसी ने उसे बंधक बना रखा था? रवि के दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, विक्रम। क्या विक्रम का कोई आदमी अभी भी बाहर था जो यह सब उसके लिए कर रहा था? रवि तुरंत थाने पहुंचा और विक्रम के लॉकअप के सामने खड़ा हो गया। समीर कहाँ है? रवि की आवाज गूंज उठी। विक्रम ने सिर उठाया। उसकी आंखों में वही पुरानी ठंडी मुस्कान थी। ओह, तो तुम्हारा गवाह भी अब खेल से बाहर हो गया? रवि के जबड़े कस गए। बकवास मत करो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। विक्रम हंसने लगा। इंस्पेक्टर, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं यहां से बैठकर यह सब करवा रहा हूं? रवि को अब यकीन हो रहा था कि मामला उससे भी ज्यादा पेचीदा था जितना उसने सोचा था। अगर यह विक्रम नहीं करवा रहा था तो फिर कौन कर रहा था? और क्या समीर अब भी जिंदा था? रवि का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। समीर की गुमशुदगी कोई साधारण मामला नहीं था। वह जानता था कि यह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। लेकिन विक्रम अगर जेल में बैठा है तो फिर समीर को उठाने वाला कौन था? क्या विक्रम सच में अपने किसी आदमी के जरिए यह सब करवा रहा था, या फिर यह खेल किसी और के इशारों पर चल रहा था? रवि ने विक्रम की आंखों में झांका, लेकिन वहां कोई डर नहीं था। उसकी वही ठंडी मुस्कान उसे चिढ़ा रही थी। विक्रम जानता था कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, और अब जब गवाह ही गायब हो चुका था तो केस और भी मुश्किल हो जाएगा। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से लॉकअप से बाहर निकल आया। उसे अब एक एक सेकंड की कीमत समझ में आ रही थी। सबसे पहले उसे समीर का पता लगाना था। उसने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया कि वे समीर के अपार्टमेंट के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालें। जैसे ही फुटेज आई, रवि को उसमें एक काला वैन दिखा जो अपार्टमेंट के सामने आकर कुछ देर तक खड़ा रहा। फिर अचानक समीर के फ्लैट की लाइट बंद हो गई और कुछ ही मिनटों बाद दो लोग समीर को सहारा देकर बाहर लाते दिखे, लेकिन फुटेज में उनके चेहरे साफ नहीं थे। फिर वैन तेजी से वहां से निकल गई। रवि ने नंबर प्लेट झूम की, लेकिन वह मिटाई गई थी। अब मामला और उलझ चुका था। यह कोई साधारण किडनैपिंग नहीं थी। यह साफ था कि समीर को ले जाने वाला कोई ऐसा इंसान था जो अपनी पहचान छुपाना चाहता था। सवाल यह था कि वे लोग समीर को लेकर कहां गए थे? क्या वह अभी जिंदा था? रवि ने तुरंत शहर के टोल प्लाजा से जानकारी मांगी कि क्या उस रात कोई काला वैन वहां से गुजरा था। कुछ ही घंटों में एक जवाब आया। एक काला वैन शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री की ओर गया था, जो अब बंद पड़ी थी। यह जगह विक्रम के पिता की पुरानी संपत्ति थी। अब रवि को यकीन हो गया था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। रवि अपनी टीम के साथ बिना वक्त गंवाए वहां पहुंचा। फैक्ट्री वीरान थी। चारों ओर धूल और जंग लगे लोहे की चादरें पड़ी थीं।
लेकिन अंदर जाने पर फर्श पर ताजा जूतों के निशान दिखे, जिससे साफ था कि यहां हाल ही में कोई आया था। अंदर घुसते ही हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि ने इशारा किया और उसकी टीम ने अपनी बंदूकें संभाल ली। उन्होंने धीरे धीरे एक कमरे का दरवाजा खोला और वहां जो देखा उसने सबको चौंका दिया। समीर एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके ठीक सामने एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में चाकू था। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, वह आदमी तेजी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। रवि ने उसकी ओर बंदूक तानते हुए कहा, अगर हिले तो गोली मार दूंगा। अब रोशनी में उस आदमी का चेहरा दिखा और यह देखकर सब हैरान रह गए। वह मान विक्रम का छोटा भाई करण सिंह था। रवि समझ चुका था कि असली खेल अब खुल चुका था। करण ही वह असली खिलाड़ी था जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा था। विक्रम को मोहरा बनाकर उसने अपनी पहचान छुपाए रखी थी, लेकिन जैसे ही विक्रम गिरफ्तार हुआ, करण को डर था कि समीर पुलिस के लिए सबसे अहम गवाह साबित हो सकता है। इसलिए उसने समीर को उठवा लिया ताकि वह कभी गवाही न दे सके। करण का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे समझ में आ गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और समीर को आजाद किया गया। समीर अभी भी सदमे में था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि वह जिंदा था। रवि ने करण को हथकड़ी पहनाते हुए कहा, अब समझ आया कि विक्रम जेल में बैठे बैठे इतना शांत क्यों था। उसे पता था कि असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। करण ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। पुलिस ने उसे पकड़कर थाने पहुंचाया और जब विक्रम और करण आमने सामने हुए तो विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दी। बचाने आया था, लेकिन खुद फंस गया। अब केस पूरी तरह सुलझ चुका था। अनामिका की हत्या करण ने करवाई थी, लेकिन विक्रम को बचाने के लिए उसने खुद को छुपा लिया था। जब विक्रम पकड़ा गया तो करण ने समीर को मारने की कोशिश की ताकि केस पूरी तरह बंद हो जाए, लेकिन आखिरकार पुलिस की सूझबूझ और समीर की हिम्मत ने सच सामने ला दिया था। समीर ने रवि की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर मैंने कुछ देखा नहीं तो क्या इसका मतलब यह था कि मैं कुछ जान भी नहीं सकता था? रवि मुस्कुराया। असली गवाह वही होता है जो सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग से भी सच को पहचान सके। अब विक्रम और करण दोनों जेल में थे और समीर की जान सुरक्षित थी। लेकिन आखिरी सवाल यह था, क्या यह सच में इस खेल का अंत था, या फिर कहीं और भी कोई छुपा खिलाड़ी था जो इंतजार कर रहा था? रवि का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। विक्रम की मुस्कान उसे चिढ़ा रही थी, लेकिन उसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी कि समीर अब भी लापता था। समीर को ढूंढना अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, क्योंकि अगर वह मर जाता तो यह केस हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। लेकिन रवि को लग रहा था कि वह कहीं ना कहीं कोई अहम सुराग मिस कर रहा है। थाने लौटते ही उसने अनामिका के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा चेक करने का फैसला किया। हर फोन कॉल को बारीकी से देखते हुए अचानक एक नंबर ने उसका ध्यान खींचा। अनामिका की मौत से 3 दिन पहले उसने एक नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल किए थे। जब रवि ने वह नंबर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। यह नंबर किसी और का नहीं, बल्कि उसके अपने साथी इंस्पेक्टर आकाश मिश्रा का था। रवि को एक झटका लगा। आकाश, जो इस पूरे केस में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, क्या वही असली गुनहगार था? रवि ने तुरंत उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। अनामिका की मौत से पहले दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी और फिर अनामिका की आखिरी कॉल भी उसी को की गई थी, लेकिन आकाश ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया था। रवि को यकीन नहीं हो रहा था, क्या आकाश इस केस में कहीं गहराई तक जुड़ा हुआ था? रवि ने बिना देर किए आकाश को फोन लगाया। हेलो रवि। आकाश की आवाज सामान्य थी। रवि ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, तुम कहाँ हो? बस घर पर हूं। क्या हुआ? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। रवि ने फोन काटा और अपनी टीम के साथ आकाश के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसके दिमाग में कई सवाल थे। अगर आकाश निर्दोष था तो उसने अनामिका से हुई बातचीत के बारे में क्यों छुपाया? अगर वह दोषी था तो क्या समीर के गायब होने के पीछे भी उसी का हाथ था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आकाश इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था तो वह अब तक पुलिस की नजरों से कैसे बचा रहा था? रवि जैसे ही आकाश के घर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा जोर से दस्तक दी। अब भी कोई आवाज नहीं आई। रवि को अब कुछ गलत लगने लगा था। उसने पीछे मुड़कर सिपाहियों की तरफ देखा और फिर इशारा किया, दरवाजा तोड़ो
एक जोरदार धक्का लगते ही दरवाजा खुल गया और जो नजारा अंदर था उसने सबके होश उड़ा दिए। आकाश का घर पूरी तरह बिखरा पड़ा था। फर्श पर टूटी हुई चीजें, दीवारों पर खरोंचों के निशान और सबसे चौंकाने वाली चीज, फर्श पर खून के ताजे धब्बे। लेकिन आकाश वहां नहीं था। अब सवाल यह था, क्या आकाश भाग गया था या फिर वह भी अब इस खेल का नया शिकार बन चुका था? रवि के दिमाग में हलचल मच गई। आकाश का घर बिखरा हुआ था, खून के धब्बे ताजा थे, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। अगर आकाश दोषी था तो वह भाग क्यों रहा था? और अगर वह निर्दोष था तो फिर वह खुद किसी के निशाने पर था। रवि को अब एहसास हो गया था कि यह केस उससे कहीं ज्यादा बड़ा और उलझा हुआ था जितना उसने सोचा था। रवि ने घर का हर कोना छान मारा। एक अलमारी आधी खुली हुई थी, अंदर कुछ कागज बिखरे थे। रवि ने जल्दी जल्दी उन कागजों को देखना शुरू किया और तभी एक फाइल उसके हाथ लगी। उसमें अनामिका का नाम लिखा था। यह फाइल एक निजी डिटेक्टिव एजेंसी की थी जिसमें अनामिका ने किसी व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा था। रवि ने पन्ने पलटे और जो नाम सामने आया उसने उसे जड़ कर दिया। नाम था विक्रम सिंह का पिता जगत सिंह। अब सब कुछ साफ हो रहा था। विक्रम अकेला नहीं था, उसके पीछे असली ताकत उसके पिता की थी। अनामिका ने सिर्फ विक्रम को ही नहीं बल्कि उसके पिता को भी बेनकाब करने की कोशिश की थी। विक्रम ने अनामिका को मार डाला, लेकिन आकाश इस पूरे राज को जानता था। वह सबूतों को मिटा रहा था, लेकिन उसे पहले ही कोई और उस तक पहुंच गया था। रवि ने जेब से फोन निकाला और तुरंत हेडक्वार्टर में कॉल मिलाई। मैं विक्रम के पिता जगत सिंह की गिरफ्तारी का वारंट चाहता हूं, अभी के अभी। दूसरी तरफ से सहमति मिल गई, लेकिन तभी एक सिपाही भागता हुआ आया। सर, हमें आकाश मिल गया। रवि ने मुड़कर उसकी ओर देखा। कहां? सिपाही की आवाज धीमी हो गई। शहर के बाहर पुराने पुल के नीचे उसकी लाश मिली है। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। आकाश मारा जा चुका था। अब यह तय हो गया था कि कोई सारे सुराग मिटा रहा था। विक्रम जेल में था, लेकिन असली खेल जगत सिंह चला रहा था। रवि ने गहरी सांस ली। अब उसके पास दो रास्ते थे। या तो वह इस केस को वहीं बंद कर देता और कहता कि विक्रम ही असली दोषी था, या फिर वह अंत तक जाता, भले ही उसकी जान को भी खतरा हो। रवि ने अपनी बंदूक संभाली। हम इस खेल को यहीं खत्म करेंगे। और उसी रात इंस्पेक्टर रवि ने शहर के सबसे ताकतवर आदमी जगत सिंह को उसी के बंगले से गिरफ्तार कर लिया। अब यह केस खत्म हो चुका था। विक्रम जेल में था, जगत सिंह का खेल खत्म हो गया था, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। अगर समीर उस रात का इकलौता गवाह था, तो क्या सच में उसने सब कुछ सुना था, या फिर अब भी कोई ऐसा राज था जो अनामिका के खून के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुका था? केस खत्म हो चुका था। विक्रम और उसके पिता जगत सिंह अब सलाखों के पीछे थे। समीर सुरक्षित था, लेकिन जो कुछ उसने सुना और महसूस किया था वह हमेशा उसकी यादों में बना रहने वाला था। इंस्पेक्टर रवि ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, अपने ही साथी को खो दिया, लेकिन आखिरकार उसने सच को सामने ला ही दिया। यह केस हमेशा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक केस बना रहेगा। लेकिन क्या सच में यह कहानी यहीं खत्म हो गई थी? क्या सच में सभी गुनहगार पकड़े जा चुके थे, या फिर अंधेरे में कोई और ताकत अब भी छुपी बैठी थी? शायद कुछ राज हमेशा के लिए छुपे ही रह जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे भी इसी तरह की रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और कभी भी अंधेरे में अकेले मत जाएं।